हेलो माय डियर स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स के 2D पार्ट में जाने से पहले मैं आपको करवाऊंगा वेक्टर और वेक्टर अलजेब्रा। तो 1997 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस स्केलर होती है, हीट स्केलर होती है, एनर्जी स्केलर होती है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होती है। ठीक, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है बच्चों जिनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी हैं वो सारे हमारे वेक्टर नहीं होते हैं। जैसे आप करंट है, उसकी एक फ्लो होने की हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक। तो अगर आप देखें, इसकी एक यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा इसको हायर लेवल में ले जाएं, वेक्टर वही क्वांटिटी होंगी जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगी। भले ही डायरेक्शन हो उसके पास, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती तो वो वेक्टर नहीं होगी। और वही बात करें स्केलर की, तो जो स्केलर क्वांटिटी है मेरी, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, उनको जोड़ने के लिए, उनके एडिशन के लिए नॉर्मल अलजेब्रा है, ऑर्डिनरी है। किसके लिए? स्केलर के। ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, जैसे 2 में 5 जोड़ दिया, 5 में 6 जोड़ दिया, जो आप मैथमेटिक्स में करते हैं। तो वेक्टर में आप तभी जोड़ सकते हैं जब आप वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें, ठीक है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसमें यह है कि जो स्केलर क्वांटिटी है, क्या वो स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में अपनी वैल्यू बदलेगी? ठीक है। तो बच्चों, जो स्केलर क्वांटिटी है वो सेम रहती है। अगर आप डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस भी देखेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, वेक्टर की बदल जाती है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा करंट कैसी है, तो करंट आपकी स्केलर है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। अच्छा जी, तो इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस वेक्टर क्वांटिटी से, लेकिन हमको तो सब कुछ करना है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, आए हैं 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन। तो इजी आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की 1999 का है, इफ ए यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय दिस, देन वैल्यू ऑफ सी इज। तो आपको ये वेक्टर दिया है और पूछा जा रहा है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस सी की वैल्यू बताओ। तो बच्चों, अगर एक कोई वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, तो उसका मतलब ये है, तो उसका मॉड हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब मॉड कैसे निकालते हैं? तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, क्योंकि आपको पता होगा आई एक्सिस के अबाउट हम अगर इसको ए लिख रहे हैं, ये जे के अलोंग यूनिट वेक्टर है और ये के अलोंग, तीनों कंपोनेंट हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, उसको हम निकालते हैं रूट। जो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है, के का कोफिशिएंट है, इनका कर दीजिए आप स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस, आप देखो ये प्लस माइनस की वजह से ये बीच में माइनस हो गया है, तो इसका स्क्वायर और सी का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए तो रूट हट जाएगा, और जैसे ही रूट हटेगा आप देखिए 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और 0.8 का हो जाएगा 0.64, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप 0.25 में 0.64 जोड़ के अगर एक में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11, तो सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.11। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 0.11, ठीक है। तो रूट 0.11 बी ऑप्शन है। अब देखिए, ये तो हमने मॉड लिखा। मान लीजिए अगली बार क्वेश्चन ये आ गया कि एक वेक्टर दिया है और आपसे कहा यूनिट वेक्टर बताओ। यूनिट वेक्टर को ऐसे कैप लगाते हैं उसके ऊपर। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जो ये वेक्टर आपको दिया है, आप इस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर यूज क्यों करते हैं जब इसका मॉड ही 1 होता है? तो आप कहेंगे सर इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? तो बच्चों, डिफाइन
डिफाइनिंग या डिफाइन डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर है उसका जो बेसिक यूज है वो है ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है, समझ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। अगर मान लो ये थोड़ा हाई है लेकिन बता रहा हूँ, अगर कोई दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है, और तुमसे कहा इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ, समझ रहे हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आप याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट को। तो क्रॉस प्रोडक्ट से आप अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे के परपेंडिकुलर आता है, तो वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया एक दो दिन से वीडियो, और कुछ बच्चे जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने सजेशन दिया कि आप ऐसा करिए। थ्योरी तो सभी पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ के बैठे हैं, तो मैंने आप क्या सोचा है बच्चों कि जो PYQ है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो इधर मैं कंसेप्ट में लिख दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे चैप्टर भी पढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम फिर अगली बार कुछ सोचेंगे, ठीक है। इस बार शुरुआत है तो शुरुआत धीमी ही सही, आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करें, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको टाइप ऑफ वेक्टर बता देता हूँ एक बार। अब टाइप ऑफ वेक्टर में जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या पता यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर में आप देखेंगे सबसे सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। तो बच्चों इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? तो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। आप कह सकते हैं ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड भी सेम है या डायरेक्शन भी सेम है, या ऐसा भी हो सकता है देखिए कि डायरेक्शन तो सेम होगी ही वही होगी, ऐसा भी होता है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है किसी एक का स्केलर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर होगा। इससे क्या होगा, इसका मतलब ये समझिए, डायरेक्शन तो सेम हो गई, मतलब वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जैसे एक वेक्टर ये ए है और एक बी, ऐसा हो सकता है। ये दोनों वेक्टर हम इक्वल कह सकते हैं जब हम इसको इसके मैग्नीट्यूड के टर्म में हम एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर एक वर्ड आता है पैरेलल वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब वैसे तो आप समझ रहे होंगे कि दो वेक्टर पैरेलल जब होंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड में ये डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक बात याद रखिए, इसको ना इक्वल मत करिए आप, इसको आप पैरेलल करिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। पैरेलल करिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इक्वल में ये समझिए कि दोनों सेम होंगे, ठीक है। इक्वल में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम होंगे, ठीक है। ये आगे पीछे हो गया, सॉरी, अगर आप नोट कर रहे हैं तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा बच्चों की, डायरेक्शन तो सेम होगी होगी, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं पैरेलल वेक्टर की अगर मान लो आपको वेक्टर इस फॉर्म में दे दिया, A=A1I प्लस B1J प्लस C1K, और वहीं दूसरा B दे दिया A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो जब भी आपको ऐसे देंगे तो आपका जो रेशियो आएगा इनके बीच का वो हमेशा सेम आएगा। ये पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है, ठीक है। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम हो। तीसरी बात, अगर यहाँ पर आता है परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है अभी आगे और डिटेल में देखेंगे, अभी आप ये समझिए मोटे मोटे तौर पे दोनों वेक्टरों का आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का इंटू जीरो होगा। तो ये आपका जीरो होना चाहिए। तो मैंने दोनों कोफिशिएंटों का इंटू कर दिया, देखिए इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इनका सम क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। अब कुछ टर्म इसमें ये हैं जैसे कि है एक
आपका कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे होते हैं बच्चों जो किसी एक सेम सपोर्ट पे या आप बोल सकते हो कॉमन सपोर्ट पे जब कोई दो वेक्टर होते हैं उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और नेगेटिव वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, आप जस्ट उसको अपोज कर देंगे तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है यहाँ पे जीरो वेक्टर। जब हम मान लीजिए एक पॉजिटिव वेक्टर है और एक नेगेटिव वेक्टर है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब वो जीरो स्केलर थोड़ी है, वो तो वेक्टर है। तो आप याद रखना ऐसे केस में जो जीरो वेक्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो जीरो होगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगी बच्चों। ठीक है, फिक्स नहीं होगी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आगे बात ये करें, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो जीरो वेक्टर है उस जैसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि अगर वो किसी वेक्टर में ऐड हुआ है तो, या चलो इसको ऐसे लिख लो, या ऐसे ऐड हुआ है या ऐसे ऐड हुआ है, तो वेक्टर की वैल्यू वही रहेगी। आप जानते ही हैं सारी प्रॉपर्टी वही है, कभी कभी घुमा के पूछ दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। आगे आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई जीरो है, जीरो को आप एक वेक्टर से इंटू करोगे तो आपका आंसर जीरो वेक्टर आ सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखना। और इसमें कुछ बातें आती है जैसे कि को टर्मिनल, कोप्लेनर। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर उसे कहते हैं जो एक प्लेन पे है। ठीक है, जो एक लाइन पे है उसको बोलते हैं कोलिनियर, जो एक प्लेन पे है उसको बोलते हैं कोप्लेनर, और को टर्मिनल बोलते हैं जिन वेक्टरों का कॉमन टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, और वैसे ही को इनिशियल होता है जिनका एक ही इनिशियल पॉइंट है, वो आप कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2016 का, और क्वेश्चन क्या है बच्चों की, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर ये है ए। ठीक है, कोई एक वेक्टर ये ए है और ये कोई वेक्टर दूसरा बी है, तो आपने पैरेललोग्राम लॉ से देखा होगा कि अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो आप इस बी की शिफ्टिंग यहाँ कर सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कई बार आप निकाल चुके हैं, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लगाएं चाहे आप इसको पैरेलली ए यहाँ ले जाके इसको लगाएं, जो रिजल्टेंट होगा हमेशा इनिशियल वेक्टर के टेल से और फाइनल वेक्टर के हेड से जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो वेक्टरों का जो सम है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो समझ रहे हैं आप, अगर दो वेक्टर हैं इनका अगर आप सम करते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है, और जो बाकी के दो वेक्टर हैं वही नहीं सॉरी वही जो वेक्टर हैं उनके जो माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ये कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर खुद ही बताइए बच्चों, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, हमारा यहाँ पे बी क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसको लगा दो दो बार। समझ रहे हैं, पहले केस में तो ये जो रिजल्टेंट है, देखो ये ए है ये बी है, तो जो आर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो आर की ही तो वैल्यू ए प्लस बी है, तो मतलब ए प्लस बी का जो मॉड है वो कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और वहीं अगर आपसे कोई a माइनस बी पूछे तो हमारा b नेगेटिव हो गया, तो b नेगेटिव हो गया तो a स्क्वायर तो यही रहेगा, b स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर a b है तो इसकी b की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, ये बन गया। समझ रहे हैं, और ये कई बार आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, और 2016 में ही आया है। तो आप यहाँ पर देखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, जब स्क्वायर कर देंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, अब ये 2 इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो जो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं
कि सर 4 तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए बी कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, और जो ए बी कॉस थीटा है इसको हम कहते हैं ए डॉट बी। तो जब भी दो वेक्टर, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो उनका थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ में अगर आपने ए प्लस बी ही जोड़ा है तो ये आर हो गया, तो ये आर की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी का मॉड है। और वहीं अगर इस b को आप मोड़ दें, नीचे को नेगेटिव कर दें, तो इसका जो a माइनस बी होगा वो आपका रिजल्टेंट इतना होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, कई बार आपको ये यूज करना पड़ेगा, समझ रहे। बस b को नेगेटिव कर देना है, कहानी ख़त्म। तो इसमें 90 जो है हमारा वो आंसर है, और 90 पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं थ्योरी। वो थ्योरी क्या है, देखो जो वेक्टर प्रोडक्ट है बच्चों, आपने वेक्टर प्रोडक्ट वैसे पढ़ा होगा, बस मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ आपका। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और एक कहते हैं, इसी को हम एक नाम और देते हैं डॉट प्रोडक्ट। और वहीं जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और या आप उसको बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ रहे। कहने का मतलब ये है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करने के बाद आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, और वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों का इंटू करके आपका वर्क आएगा। ठीक, ये है डॉट प्रोडक्ट। अब वही क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कि है एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी, और जो टॉर्क होता है हमारा वो होता है आर क्रॉस एफ। तो ये ऐसी क्वांटिटी है कि आप जैसे इनका इंटू करोगे तो आपको अगेन वेक्टर मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एल है इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कई बार नीट में तो डायरेक्ट यही आया है कि मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, आप जो डॉट प्रोडक्ट है आपका, जनरली वो डिफाइन होता है ए डॉट बी। अगर आपको डिफाइन करना है तो आ जाएगा मॉड ए मॉड बी, मॉड निकालना मैंने आपको सिखा दिया। तो देखो ये तो वेक्टर हैं दोनों, लेकिन ये पूरा स्केलर आ रहा है। और जब आप यहाँ पर बात करोगे तो ए क्रॉस बी जो आता है वो आपका क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप क्या है, एक डायरेक्शन है। अब यहाँ पर जब भी आपको कभी एंगल क्रिएट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा तो आप एंगल के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसके ये जो मॉड्यूलस है उनसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक। अब मान लीजिए जो आपका ए वेक्टर है वो आपका a1i प्लस b1j प्लस c1k है, और जो b है वो a2i प्लस b2j प्लस c2k है। अगर आई जे के फॉर्म में आपको दे दिया तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, ए डॉट बी, आई के कोफिशिएंट से इंटू कर दो, a1 a2 विद साइन करना, जैसे भी साइन है, b1 b2, जे का जे से, के का के से। और यहाँ पर जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे आप देखेंगे अगर दो सेम वेक्टर जब भी होंगे, ठीक है, तो सेम वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वहाँ से आपका एक वो निकलेगा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, जो इनकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पर आप अगर आई क्रॉस आई देखें, जे क्रॉस जे देखें, के क्रॉस के देखें, तो यहाँ पर 0 होती है।
और यहाँ पर अगर आई का आप किसी से भी कर दोगे, जे का किसी से भी कर दोगे, किसी थर्ड पर्सन से, और या आई का के से कर दोगे, जीरो आएगा। क्यों? कॉस 90 जीरो होता है बच्चों। और जैसे कॉस आई जे, अब आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस में जे यूनिट वेक्टर, तो आई और जे के बीच में एंगल 90। अगर के भी होता है तो सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एक सर्कल फॉलो होता है। सर्कल कैसा? यहाँ पर आई, यहाँ पर जे और यहाँ पे के। तो जब भी आई और जे का इंटू करोगे तो तीसरा आ जाएगा। बस आप ध्यान रखिए, ऑर्डर आपको क्लॉकवाइज फॉलो करना है। अगर मान लीजिए आई क्रॉस के लिखा है तो आप वहाँ पे लिखेंगे माइनस जे, ठीक है। बीच में जो अगर कोई छूटता है तो उसको फिर माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इस पे आए हैं तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। और बाकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे कि 2 को आपने 3 से इंटू किया, 3 को 2 से किया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, पता नहीं क्या प्यार है इस क्वेश्चन से इनको। क्वेश्चन है कि अगर आपका a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर हो जाए तो आंसर कितना होगा। देखो बच्चों, अभी अभी मैंने सॉल्व किया था। बस क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था वो ऐसे लिख के आ गया, तो इसका आंसर मैं बिना सॉल्व करे 90 मारूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, 2001 में जो क्वेश्चन आया था, 2001 में वो क्या आया था? वो आया था आपका कि अगर a प्लस बी, अगर आपका a प्लस बी, ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका जो मॉड है या जो मॉड्यूलस है वो इतना होगा, तो आपसे पूछा गया था एंगल बिटवीन a एंड b, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करना था जैसे आपने किया। आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी है, ठीक है। अब आप बताइए, कोई भी दो वेक्टर हैं, ए प्लस बी है, तो हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए, जो a प्लस बी है वो मॉड ए प्लस मॉड बी हो गया। अब ये मॉड ए मॉड बी कब होगा? जब कॉस हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हमारा कॉस जीरो हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि सर कॉस जीरो में तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ठीक है, मॉड बाद में लगा लेंगे, और ये 2ab हो जाएगा। और आपने बचपन में आपकी मैम ने सिखाया होगा कि बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो मॉड ए प्लस मॉड बी हैं, ये सब मॉड में है, मैंने लिखे नहीं ना, थोड़ा स्टेप कम हो जाएंगे करके, सब मॉड में रहते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी। तो यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो मतलब कॉस कितना होगा? कॉस इसमें जीरो होगा, तो जीरो, इसका जो आंसर था थीटा वो था 0 डिग्री। अब सोचिए, अगर इसी क्वेश्चन को इस बार पूछ दिया जाए और क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी कर दिया जाए, तब कितना होगा, ठीक है। तो देखो, ये अभी पूछा तो नहीं है, बस मैं विजुलाइज कर रहा हूँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, पूरा वही है। अब नहीं, सॉरी, ये माइनस भी होगा फिर यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा? a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो तो प्लस के ही केस में होता है ना, ये तो प्लस के ही केस में होता है, प्लस ही आएगा यहाँ पे। तो फिर वही हो जाएगा इक्वल टू रूट, आप पूरा इसी को लगाएंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अगेन आप देखेंगे ये माइनस कब हो जाएगा? इसको माइनस होना पड़ेगा जब कॉस थीटा को जीरो होगा, तो जीरो होगा तो तभी तो ये माइनस होगा, तो इस केस में भी आंसर जीरो रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों दोबारा। a प्लस बी का जो मॉड है पैरेललोग्राम लॉ से हमने क्या निकाला? a और b वेक्टर है, यहाँ नंबर नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और वहीं मैंने a माइनस बी का जो निकाला वो निकाला रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab
कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, इस बार का 2-3 बार जेई में ये क्वेश्चन आ गया है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जेई में आ गया है तो अब देखो आपका जो पेपर है धीरे धीरे टफ बन रहा है, तो जेई से ये उठाया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। देखो, अगर आपके क्वेश्चन आएगा इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, अगर आपसे ये कहेगा वो कि ए और बी तो यूनिट वेक्टर हैं, देन फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस बी। समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा पहले ही तैयारी कर लीजिए। तो जब ये पूरा यूनिट वेक्टर होंगे, हमको क्या पता है बच्चों, जो यूनिट वेक्टर होगा तो मॉड ए और मॉड बी दोनों 1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे मॉड ए 1 मॉड बी 1 और ये भी मॉड ही में है, ठीक है, ये मॉड के अंदर रहते हैं ऐसे मैग्नीट्यूड, तो सब 1 हो जाएगा। तो आपका ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 + 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, और बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा। एक स्टेप और सॉल्व करते हो इसको तो हो जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 फिर बाहर निकालते हो, 1 + कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको बता दूं a माइनस बी भी ऐसे ही होना चाहिए, √2 - 2 कॉस थीटा, क्योंकि वहाँ बस माइनस ही का तो अंतर है, तो √2 1 - कॉस थीटा। अब मैथमेटिक्स आपकी नहीं है, यही कमजोरी भी है आपकी। आप दो फॉर्मूले होते हैं, 1 + कॉस थीटा = 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 - कॉस थीटा = 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूले लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 + कॉस की जगह पे ये रख देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और वैसे ही इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा √2 साइन थीटा बाई 2। ये बात आप ध्यान रख लो। और अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूँ, आपने इतनी बायो रट दी है, प्लांट किंगडम रट दिया है, क्लासिफिकेशन रट दिया है, क्या आप इतना नहीं रट सकते हैं कि अगर प्लस होगा तो कॉस होगा, √2 कॉस थीटा बाई 2, और अगर माइनस होगा √2 साइन थीटा बाई 2, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आता है तो डायरेक्ट मार के आ जाओगे। ठीक है, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, आजकल लोग कैलकुलेशन देने लग गए। चलिए आप क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर मॉड ए मॉड बी और मॉड सी आपको गिवन है और कह रहा है a + b + c = a + b = c है, तो पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन a एंड b। तो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कभी भी, ठीक है, भले a + b + c = 0 दिया है, कुछ भी दिया है, आप मॉड ले लो दोनों तरफ। तो जैसे ही आप मॉड लेंगे तो आपको पता है दो वेक्टर के मॉड का तो मुझे वैल्यू पता ही है, और सी क्यू उसने दे रखी है। ठीक है, ये सी क्यू उसने दी है, इसको ओपन करना पड़ेगा आपको, √a² + b² + 2 मॉड a मॉड b कॉस थीटा = मॉड c। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो मॉड a² मॉड b² + 2 मॉड a मॉड b कॉस थीटा = मॉड c²। तो मॉड ए की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, मॉड बी है आपका 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और मॉड सी है 5, 5 का हो गया 25। 2 ऐसे ही रहा, मॉड ए है आपका 3, मॉड बी है आपका 4, और कॉस थीटा भी ऐसे ही रहा। ये 25 से ये 25 कट गए, तो 4 3 12, कुछ भी आ जाए, कॉस थीटा = क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये तो कट गए ना। और जो 12 24 आएगा उधर जाके 0 तो हो नहीं सकता हो, उधर जाके 0 हो गया समझ लो आप, तो कॉस थीटा 0 आ गया। और कॉस 0 कहाँ पे होता है, 90 पे। इसको रेडियन में हम क्या लिखते हैं, रेडियन में हम लिखते हैं 90। ठीक है, पाई बाई
2। तो आसानी क्वेश्चन था, टफ तो नहीं था ये भी, लेकिन फिर भी आप मतलब यकीन मानिए कि जो क्वेश्चन आएंगे आपके ऐसे ही आएंगे, बहुत आसान नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं वेक्टर में। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कैलकुलेशन वाला भी था थोड़ा सा। कह रहा है कि मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 a.b, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। तो इसमें से 4 वैल्यू दी है, 2004 का क्वेश्चन है। तो पहले जो दिया है उसको सॉल्व करो बच्चों। देखो आपको दिया है a क्रॉस b का जो मॉड है वो कितना है, √3 a.b। तो आप क्यों ना इन दोनों को ओपन कर लो। ए क्रॉस भी आपको पता है, ए क्रॉस भी होता है, मॉड इसलिए दिया है ना यहाँ पे, हमको पता है ए क्रॉस भी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप का 1 हो जाएगा ना, इसलिए मॉड दिया है। तो मॉड ए मॉड बी और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, √3 ऐसे ही रहा, मॉड ए मॉड बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो मॉड ए से तो मॉड बी कैंसिल, मॉड ए से मॉड ए कैंसिल हो गया, मॉड बी से मॉड बी कैंसिल हो गया। अब आप इस कॉस को इधर ले आएँ, अगर डिवाइड कर दें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है 10, तो टेन थीटा इतना हो जाएगा। और ये कितने की वैल्यू होती है, ये थीटा आपकी 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा कितना निकल के आ गया 60। अब आपको पूछा है ए प्लस बी का मॉड, तो बार बार एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी का मॉड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है 60 आया है, और cos 60 आप सभी को पता होना चाहिए, वैसे तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, अगर आता है बहुत अच्छी बात। 2ab cos 60 हो गया 1/2, तो इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस ab आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, एक फॉर्मूला a क्रॉस b का मॉड का अगर आप स्क्वायर कर दो प्लस a डॉट b के डॉट का स्क्वायर कर दो तो वो आता है मॉड a मॉड b, ठीक है, और इनका स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखना, कहीं पर यूज हो सकता है इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें वो आते हैं, आपने करा था लास्ट क्लास में करा था कि एक्स दिया है आपको, वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से भी टाइम एक्सलेशन निकालना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जनरली वेलोसिटी ही आएगा, लेकिन 2D में आएगा। जो आर दिया रहेगा आपको AI प्लस BJ में भी CK भी हो सकता है, ठीक है, और आपसे कहेगा वेलोसिटी निकालो। तो जैसे आपको आर दिया है यहाँ से आप इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके। आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए जो वेक्टर यूज करेंगे उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालो कह सकता है, उसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालो कह सकता है। तो सारी वो चीज़ें वो पूछ सकता है जो उसने पीछे पूछ ली गई हैं, ठीक है। तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना है कि हम कैसे निकालें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, और क्वेश्चन है 2010 का, ठीक है, और इसमें ये नहीं है, इसमें लॉज ऑफ मोशन लगा रखे हैं उसने। 2010 का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3i प्लस 4j, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्सलेरेशन जो है उसके पास वो है 0.4i प्लस 0.3j, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, और जो आंसर है वो है पहला 7 यूनिट, दूसरा जो बी ऑप्शन है वो है 7√2 यूनिट, और जो सी वाला है वो है 8.5 यूनिट, और जो डी है वो है 10 यूनिट। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, अगर आप 1D में होता शायद अभी तक कर भी लिए होते, ठीक है। तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है, स्पीड पूछा है, तो आप लॉज ऑफ मोशन में कौन सा लगाएंगे, एक ही तो है फाइनल स्पीड निकालने का, u प्लस 80।
अब 2D है तो जैसा है, देखो आई जे जो है ना, आई जे हमारा ये है कि एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, इसीलिए उसके पीछे आई कैप लगा रखा है, समझ रहे हैं। तो आप जो मोशन है उसको पूरा आई जे की फॉर्म में ही सॉल्व करो, जल्दी होगा, ठीक। तो जो वेलोसिटी आएगी वो भी आई जे के में आएगी, तो हमने इनिशियल रख दी 3i प्लस 4j प्लस एक्सलेशन कितना है, ये है हमारा, और कांस्टेंट है देखिए, ठीक है। तो 0.4i प्लस 0.3j हो गया, और आपसे कह रहा है आफ्टर 10 सेकेंड, तो इंटू क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, ठीक। इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 3i प्लस 4j हो गया, प्लस आप देखो 10 का इंटू इससे करोगे तो 4 आ जाएगा, और 10 का इंटू इससे करोगे तो 3 आ जाएगा। अब जो ऐसे क्वेश्चन में आप स्टेज में पहुंचोगे, आई वाला हमेशा आई से जुड़ता है, जे वाला हमेशा जे से जुड़ता है, तो 3 किससे जुड़ेंगे, 4 से, तो 7i हो जाएगा, और 4 जुड़ेंगे 3 से तो ये भी 7i हो जाएगा। अब ये हमारी वेलोसिटी है, लेकिन आंसर में आई जे के नहीं है, दैट मीन्स हमें निकालना पड़ेगा मॉड। और मॉड मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और दोनों में साथ साथ है, मैंने 7 बाहर निकाल दिया, तो 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा 7√2 यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, तो डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, आपसे पूछे गए हैं तो पूछे जाने की संभावना भी है। अगला क्वेश्चन, अब 2012 का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा था कि इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए पीवाईक्यू करने इतने ज़रूरी हैं कि रिपीट होते हैं आपके नीट में, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सलेशन भी दिया है 0.7i प्लस 0.2j, तो इसमें भी वही स्पीड निकालनी, वेलोसिटी निकालनी है, इसमें भी वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, और जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आपको यू दिया है, अच्छा अरे आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, यू दिया है आपको 2i प्लस 3j, एक्सलेशन दिया है, और आपसे पूछा है कि 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालो, तो वही करना है, v = u + 80, और सॉल्व करके मुझे आप बताइएगा और खुद से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे 2010 में पूछा था, बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपसे कहा गया है कि x = ये और ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो कौन सा पाथ होगा। जनरली सब लोग तो इसको काइनेमेटिक्स में करा रहे हैं, मैं तो बस आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको काइनेमेटिक्स में भी कर सकते हो, आप इसको लॉज ऑफ मोशन नहीं सॉरी SHM में भी कर सकते हो। देखिए काइनेमेटिक्स में कैसे होगा, देखो x = हमें क्या दिया है, a sin ωt, तो आप कह सकते हैं कि जो sin ωt है वो x/a हो जाएगा, और सिमिलरली जो cos ωt है वो हमारा y/a हो जाएगा, ठीक। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, अगर आप दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आपका 1 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। तो जो x² प्लस y² = a² बन गया। और बच्चों ये इक्वेशन हमारी किसकी होती है, ये इक्वेशन होती है हमारी सर्कल की, ठीक है। तो ये सर्कल में मूव करेंगे, देखो होता क्या है, x² प्लस y² = a², ये सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर कहाँ पर है, 0 0 पे। अगर x² a² होता, y² v² होता = 1 होता, तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन थी। अगर हमारा y = mx प्लस c होता तो ये हमारा लाइन, स्ट्रेट लाइन की थी। अगर y² = 4ax होता, ये मेरा पैराबोला की थी। अब इस क्वेश्चन को आप SHM से भी कर सकते हैं। जब कंपोजिशन ऑफ SHM होता है तो आपको क्या दिया है, x = a sin ωt, और दूसरे को देखो a, और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, जो ये आपकी इक्वेशन दी है, साइन 90 - ωt, ठीक है। तो ये मेथड 2 है इसका। आप देखिए इसमें फेज कितना है, दोनों का अगर फेज देखेंगे तो π/2 है, और जब भी π/2 का फेज होता है दो वेव के, देखो दोनों को सेम लाना पड़ेगा पहले, तो या तो सर्कल होगा या इलिप्स होगा। अब अगर उसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है
तो उसको हम सर्कल कहेंगे, अगर नहीं है उसको हम इलिप्स कहेंगे। तो यहाँ पर ये था इसका करने का तरीका, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बायो वाला जो है वो इतना सोच सकता है, समझ रहे हैं। अगर किसी ने सोच लिया तो अच्छी बात है, लेकिन आइडियली मेरे को नहीं लगता, क्योंकि बायो वाले बहुत डरते हैं मैथ से। तो आप इससे इजीली कर सकते थे। तो ये सेकंड मेथड थी एसएचएम वाली। तो एसएचएम में अभी हम कंपोजिशन अभी जब जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये वाली मेथड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2014 में आया हुआ, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर 2 3 एट टी इक्वल टू 0, 6 7 एट टी इक्वल टू 2 एंड 13 14 एट टी इक्वल टू 5। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। देखो बच्चों, पहली बात तो आप ये देखो, जैसे मान लो कोई दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। इनसे हम वेक्टर जो बनाते हैं, जैसे पी क्यू हमें एक वेक्टर है, पॉइंट है, तो पी क्यू बनाना है तो हमें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स का एक्स के साथ माइनस कर दो, वाई का वाई के साथ, ये कर लो। अब ये हमारा पी क्यू एक वेक्टर बन गया जो लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है, टी जीरो पे जो है, टी जीरो पे 2 3 है, ठीक है। तो ऑरिजिन से पहला क्या होगा, 0 0 से पहला जो है 2 3 है। मैं एक ही लाइन में बना रहा हूँ, वैसे तो ये एक्स वाई में बनेगा। तो इसके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो R1 है, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j, ठीक है। और यहाँ पर टाइम क्या था, t इक्वल टू 0। आगे कह रहा है 6 0, देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो पॉइंट टू कोऑर्डिनेट चलता है। तो दूसरा 0 0 से कहाँ गए, 6 और 7 में। तो इसका जो R2 हो जाएगा वो हो जाएगा 6i प्लस 7j, और t कितना, 2 सेकेंड। T5 में चलें, 0 0, तो T5 में कितना हो जाएगा, 13 14 है, तो R3 हो जाएगा 13i प्लस 14j, T कितने, 5। तो 0 से 5 का निकालना है, तो 0 से 5 का निकालना है। तो आप ये देखिए, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो 0 से 5 में हमारी पोजीशन चेंज हुई है R1 से R3। तो पहले तो आप डेल्टा R31 निकालो। R31 मतलब R3 में से R1 माइनस कर लो। तो जो 13 में से अगर आप i से i घटाओगे तो 11 बचेगा, और 14j में से 3 हटाओगे तो प्लस के 11j बचेगा, ठीक है। अब टाइम कितना लगा आपको पता ही है, एवरेज वेलोसिटी होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 11i प्लस 11j, और टोटल टाइम कितना लगेगा 0 से 5 में, 5। तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमेशा आप अपने ऑरिजिन से ड्रॉ करते हैं, जिसको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तो वेक्टर का ही, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट आर एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स इन मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल निकालना है। अब देखो यहाँ एक्स और वाई अलग अलग दिए हैं, चाहे तो आप एक बना लो इसको आर आई जे और एक्स आई जे और प्लस वाई जे बना लो, अगर नहीं चाहते हो तो अलग अलग निकाल लो। देखो, अगर आप डी एक्स ओवर डी टी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वी एक्स कंपोनेंट, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करने में कितना आएगा, टी का 1 हो जाएगा और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 4t, ठीक है। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वी एक्स ओवर डी टी, तो आपको मिलेगा एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन, तो हो जाएगा -4, ठीक। और वहीं अगर आप कहते हैं कि सर y का, तो y का भी यही करना पड़ेगा। तो डी वाई ओवर डी टी अगर आप करोगे तो ये है 10t, तो 10 हो जाएगा, और ए वाई जो हो जाएगा, ये तो हमारा वी एक्स हो जाएगा, तो ए वाई 0 हो जाएगा। तो जो टोटल हमारा एक्सलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए वाई तो 0 है, ए एक्स कितना है, -4i। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका, अच्छा 2 सेकेंड में पूछा है एक्सलेशन, तो आप कह सकते हैं 2 सेकेंड में कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मैं कहीं देख रहा था बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आया था इस बीच कहीं, कि वहाँ पर क्या था, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूँ, वहाँ पे ऐसा था कि x इक्वल टू आपको 5t
-2t² दिया था और y इक्वल टू मान लो 10t² दिया है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, क्वेश्चन ये पूछूंगा, फाइंड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस व्हेन y कंपोनेंट इज 0। ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, समझ रहे कि मतलब तब वेलोसिटी निकालो जब y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है। तो देखो इससे वेलोसिटी निकालोगे तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 5 - 4t, ये x की है, और y की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 20t। तो कह रहा है कि जब y की 0 होगी तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे, तो टाइम जब 0 होगा इनिशियल में तो y की 0 हो जाएगी, तो उस समय x की निकालनी है। तो आपने यहाँ पे टाइम की जगह 0 रख दोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में प्रिपेयर आप तैयार करके जाना, वहाँ पर पढ़ लेना अच्छे से एक बार ना, और जब आप पढ़ लोगे क्वेश्चन तो आप इजीली उनको सही ही करोगे, गलत तो नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 में आया हुआ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक बॉडी है मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सलेरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो बच्चों पॉज करिए, आप हर क्वेश्चन को पॉज करना चाहिए आपको, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। तो ईस्ट वेस्ट ये आपको अब हमारा नॉर्थ साउथ ये हमें पता रहता है ऑलरेडी, जोग्राफिकल जो हमारे पोल दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, ठीक है। तो मान लो बॉडी यहाँ को गया, v1 स्पीड मान लिया मैंने, v1 दिया है हमको 30। आगे कह रहा है टुवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड, तो यहाँ जो गया है उसमें टाइम t1 लगा है। तो उसके बाद क्या कह रहा, इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ जो इसकी वेलोसिटी है उसके बाद क्या हो गई, यहाँ पहुँच गई, ठीक है। और पूछा गया है कि 40 मीटर पर सेकेंड, तो v2 मान के चलते हैं। तो आपसे पूछा है कि एवरेज एक्सलेरेशन क्या होगा। तो बच्चों एवरेज एक्सलेरेशन तो तब निकलेगा, एवरेज जब हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे वेक्टर होते हैं उसमें हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे v2 यहाँ पर है, आप इसको यहाँ से शिफ्ट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। और ये वेक्टर ऐसे है, इसको ऐसे पलट सकते हैं, तो इसका मतलब है ये यहाँ आ जाएगा लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ ना रख के हम उसको बिल्कुल सेंटर पे ले आएंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये v2 हो गया, ये v1 होगा, वो कहाँ को होगा, बीच में होगा, जिसको मैं डेल्टा v कह रहा हूँ, ठीक है भैया। तो आप कहेंगे सर डेल्टा वी कितना होगा, अब डेल्टा वी आपका जो होगा वो v2 - v1 हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा v2 - v1, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा v2 - v1, समझ में आ गया होगा आपको आई होप। तो v2 कितना है 40। अब ध्यान दीजिए ये y एक्सिस में है, ठीक है, तो ये j है और ये i है, तो ये हो जाएगा 40j - 30i। ये नहीं कि आप वहाँ पर 10 लिख के आ गए। आगे आप देखें इसमें ये 2 हो गया, मॉड कितना होगा इसका, तो डेल्टा v का जो मॉड है, क्योंकि आंसर तो मॉडुलस में है, तो 1600 प्लस 3 का हो गया 900, तो 1600 में 900 जोड़ोगे 2500, तो आंसर आएगा 50। डेल्टा वी आ गया 50, तो ये तो हो गया 50। और टाइम कितना लगा, अगर टाइम देखें तो टाइम लगा आपका आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब 0 से 10 ही रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो था अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कभी कभी, तो बच्चे शॉक्ड ही रह गए कि ये क्या पूछ दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन था 2007 का। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक कोऑर्डिनेट दिए हैं और पूछा गया है ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ √3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में कितना चला
√3i, और जो y एक्सिस में ये वाली डिस्टेंस है वो कितना चला, 3j। ठीक है, अब आप टेन थीटा लगा दीजिए यहाँ पे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √3। तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा जब कोई वेक्टर का हम रिजोल्यूशन करते हैं, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ये आर वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस आर का जब रिजोल्यूशन एक्स के अलोंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और वाई के एक्सिस करेंगे तो आर साइन थीटा। ठीक है, वहाँ से भी आप निकाल सकते थे इसको। अब ये आपका आर दिया है, √3i प्लस 3j, ये आपका आर है। ठीक है, और आर जो होता है एक्चुअल में ये इसका वेक्टर का जो होता है मॉड होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर मॉड निकाल देंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा हमें नहीं लेंगे, इसलिए इजीली इससे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 2021 में थोड़ा सा घुमा दिया था ये क्वेश्चन बच्चों। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है कि कार स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब जो कार है इनिशियली तो u0 है। ठीक है, ये आप लिखते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। एंड एक्सलेट एट t इक्वल टू 5। ठीक है, एक्सलेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमने लिख लिया। आगे कह रहा है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड बाद एक बॉल ड्रॉप आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। अरे इसको क्या हो रही थी, अच्छा चलो फेंक दिया उसने बॉल। अच्छा, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट 6 सेकेंड। अब देखो ये इनिशियल कंडीशन है t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, उसके बाद जब ये एक्सेलरेट हुई तो ठीक 4 सेकेंड बाद एक तुम जैसे ही शैतान बच्चे ने एक बॉल फेंक दी। ठीक है, तुम क्या, कुछ बच्चे तो बीमल थूकते हैं बाहर को, चलो उसने बॉल ही फेंकी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। ठीक है, अब 4 सेकेंड पे अगर आप देखें तो 4 सेकेंड में v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो u तो 0 है यूनिफॉर्म के लिए, एक्सीलरेशन कितना है 5 और टाइम कितना है 4, तो 4 सेकेंड में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो तो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया 20 ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं, ना 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 ना, सॉरी, अभी तो हमने एक ही निकाली है, सॉरी गलती हो गई, ऐसे नहीं, ये तो 20 अभी नहीं, पहले हम पूरा ही निकालते हैं फिर देखेंगे, क्योंकि अभी तो एक वाली है, ये एक्स एक्सिस वाली है, ये तो वेलोसिटी है अभी। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, जो 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी 4 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है एक्स डायरेक्शन, जब आप बॉल फेंकेंगे और एक्स डायरेक्शन में घूमेगी तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी है, बॉल की। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो, कार की वजह से ये आ गई। ठीक, अब जो एक्सेलरेशन है हमारा, आपसे आप जब फेंक रहे हैं तो फिर मोशन कैसा है, वाई डायरेक्शन में चले जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में मान लो आप सीट में बैठे हैं और आपने बॉल फेंका, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जी के बराबर हो जाएगा, और जी हमने 10 एज्यूम कर लिया। ठीक है, जी हमने क्या एज्यूम कर लिया, 10। तो वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये तो कार की वजह से थी क्योंकि कार एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉल आपने ऊपर से नीचे को फेंक दी, तो ये हो जाएगी u प्लस ए वाई टी, और u तो इसके लिए 0 होगा। इनिशियली जब आप फेंक रहे हैं ऐसे फेंकेंगे नीचे को ना अपनी कार की विंडो से, तो u 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई आपका आ जाएगा 10 और टाइम हो जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो 20 एक्स में हो गया और 20 ही वाई में हो गया, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे हो, मान के चलो आप ये कार है, एक ऐसे चल रही है, तो ये तो कार की स्पीड हो गई, और जो बॉल आपने फेंकी वो नीचे को हो गई, समझ रहे। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा √v(x)² प्लस vy²। तो 20 और 20 का स्क्वायर 400, तो ये 20√2। देखो ना, गलती हो गई थी मेरे से, ये नहीं होंगी। अब आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, ठीक हो गया भाई। अब देखो बच्चों 6 सेकेंड में पूछा है, तो 6 सेकेंड में हमारी जो वेलोसिटी है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब
जब 6 सेकंड में वेलोसिटी इतनी हो जाएगी तो आप ये सोचिए एक्स डायरेक्शन में कोई, वाई डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो तो 10 रहेगा, क्योंकि जो नीचे को फेंका है वो तो सेम ही रहेगा, और बाकी बॉल तो अब निकल चुकी है ना कार से, ठीक है। तो अब जो हमारी कार के एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस में कितना होगा, 10 ही रहेगा। तो इन दोनों का फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रूट ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये भी 10 आएगा। तो इसका आंसर 10 सही होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब भी आप बॉल, आप उसने कहा है ना कि ड्रॉप आउट करा है विंडो से, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने वाई डायरेक्शन में मोशन शुरू कर दिया है, और वाई डायरेक्शन में मोशन शुरू कर दिया तो फिर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2020 में ये आया था कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स कितना दिया है आपको, 3J कैप न्यूटन, ठीक है। और आपसे कहा गया है एक्ट ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, आर जो दिया है आपको वो दिया है 2K मीटर, फाइंड द टॉर्क। तो टॉर्क होता है क्या है बच्चों, टॉर्क होता है, याद रखना इस फॉर्मूले को अच्छे से, टॉर्क भी कह सकते हैं इसको, या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, आर क्रॉस एफ होगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी IG वाली मेथड बताई थी तो वो ध्यान में रखिएगा। तो 3J तो फोर्स की वैल्यू है इंटू 2K हो गई, ठीक है। अब नंबर बाहर निकाल दो 6, तो K क्रॉस J, ठीक है। अब मैंने आपको अभी अभी कुछ देर पहले बताया था IJK, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, अगर कोई बीच में छूटे तो नेगेटिव के साथ, अदरवाइज कोई भी दो का इंटू होगा तीसरे के बराबर होगा। तो K इंटू जे है, तो I से J K है, और K इंटू क्या है J है, तो बीच में I छूट गया, ऐसे नहीं आना है आपको, सीधा ऐसे चलना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6I, क्योंकि जो इसके ऑप्शन थे ना बच्चों वो ये थे 6I -6I 6J 6K, ये ऑप्शन थे। तो अगर आप माइनस प्लस में गड़बड़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, तो इसका सही आंसर ये था। तो बच्चों ये तो हमारे क्वेश्चन थे जो मैं पॉसिबली जितने हो पाए उतने लाया। कुछ बेसिक इनक्वलिटीज़ हैं जो आपके NCERT में हैं जिनसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आप कोई दो वेक्टर का सम करते हैं या दो वेक्टर का डिफरेंस करते हैं तो उनकी कुछ इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं इनको, मतलब ये इक्वल टू भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो ये इससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है। कभी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, अगर वो कभी अगर देख लेंगे तो ज़रूर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, वैसे तो इसका प्रूफ करवाते हैं हम, लेकिन अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ, आपके पास टाइम कम है। अगर माइनस होगा तो ये बड़ा होगा, अगर ये हमारा यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, तब भी ये बड़ा होगा। मतलब प्लस के केस में हमारा ये बड़ा होता है राइट हैंड वाला, और माइनस के केस में हमारा हमेशा ये वाला बड़ा होगा। अगर आप कहें कि सर अगर ऐसा हो जाए, ये आपके NCERT में क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं आपको कौन से नंबर का है, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो हमारा मतलब जहाँ प्लस का साइन होगा वहाँ बड़ा होगा, लेकिन अगर दोनों माइनस के हो जाएंगे फिर लेफ्ट हैंड डोमिनेटिंग होगा, ठीक। ये बच्चों आपका है छठा नंबर का क्वेश्चन, मोशन इन प्लेन में जाइएगा तो छठे नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, और उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, वो आपका स्केलर होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट नहीं कह रहा हूँ, जैसे कोई एक वेक्टर ए है, ए इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो एक नंबर आएगा, और वो नंबर तो स्केलर होगा ना, लेकिन जैसे ही आप कंपोनेंट की बात करोगे मेरे सामने, कंपोनेंट वेक्टर होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये हमारे वेक्टर हैं, ठीक। लेकिन आप जैसे ही किसकी बात करोगे, नंबर मैग्नीट्यूड की, तो टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो हमेशा हमारा स्केलर होता है। ये भी NCERT में लिखी हुई बातें हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, कंपोनेंट जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, वेक्टर होंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमेशा वेक्टर होते हैं, जबकि जो मॉड्यूलस है वो आपका स्केलर होता है, ठीक है। अच्छा जी, जो टोटल पाथ लेंथ है बच्चों वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होती, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा जी,
वेक्टर जो जुड़ते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं, अगर वेक्टर का एडिशन हो रहा है वो वेक्टर अलजेब्रा से जुड़ेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं, अगर सेम आपका वेक्टर जो है कोई, आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वेक्टर को स्केलरों की तरह नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार एनसीईआरटी का 4.4 वाला क्वेश्चन और 5 वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ये काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, आप इसको कर सकते हो, ठीक। और वहीं पर आप एनसीईआरटी में जाओगे, आपको एनसीईआरटी करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों, चाहे आप कितने भी पीवाईक्यू कर लें, आप ढूंढिए एनसीईआरटी में ऐसे पीवाईक्यू जो आपने आज तक नहीं कर रखे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि इसके बीच में एंगल बताओ, ये 2 वेक्टर हैं ए और बी, इसके बीच में एंगल बताओ। तो मैंने आपसे कहा था एंगल के लिए आपको एक ही काम करना है, ए डॉट बी ओवर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो जैसे ही आप करोगे तो ए मॉड निकालिए तो आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी का आ जाएगा अगेन 1 का स्क्वायर √2। तो नीचे तो हो जाएगा √2 इंटू √2। जैसे सॉल्व करेंगे ए डॉट बी के लिए तो आई का आई से इंटू कर दो 1 आ गया, जे का जे से कर दो 1 आ गया, तो 0। कॉस 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे। ये भी एक आपका क्वेश्चन है। तो वैसे तो पीवाईक्यू आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे स्ट्रांगली कहूँगा, आपको एग्ज़ाम अगर निकालना है, आप एनसीईआरटी के पूरे एग्ज़ाम्पल ज़रूर करके जाएं। अगर पेपर अब में आपके नए क्वेश्चन आए तो वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। मैं पीवाईक्यू क्यों करा रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी 2 महीने, ठीक है। आप ये सोचिए मैं खाली पीवाईक्यू करके चले जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही पीवाईक्यू देख रहे हैं, आप किसी के भी देखें, लेकिन आप खाली पीवाईक्यू करके नहीं जा सकते हो एग्ज़ाम में। आपको पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए, मे बी एनसीईआरटी एग्जाम्पल आने चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यू का कोई फ़ायदा रह जाता है। तो अब मिलेंगे हम काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 में, और पार्ट 2 है मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। फिर हमारी काइनेमेटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।